ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में मैं यही हेडिंग लिया था, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपको करना क्या है कि भाई कोई स्ट्रक्चर लेना है और उस स्ट्रक्चर को किसी सर्टेन एंगल से रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद जो इमेज मिलेगा उस इमेज का हमें, ठीक ना, मिरर इमेज लेना है। रोटेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा उस स्ट्रक्चर का हमें मिरर इमेज लेना है, ठीक है ना। और मिरर इमेज लेते समय आपको देखना है कि जिस एक्सिस से रोटेट कर रहे हो मिरर जो होगा उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखना है। समझ पा रहे हैं? नहीं, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखना है। और जैसे कि मान लो कि एक स्ट्रक्चर ए है, उसको रोटेट करने के बाद स्ट्रक्चर बी मिला, और उस स्ट्रक्चर बी का अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो एक स्ट्रक्चर हमें सी मिलेगा इमेज, ठीक ना। और ए और सी स्ट्रक्चर यदि आइडेंटिकल है तो आप बोलोगे तो उसके अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। जैसे देखो कि फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था ना, कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे कि मेरे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास CH3 एंड फर्दर ये मेरे पास CH3 था, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरे पास आ गया ये Cl एंड फर्दर ये Cl। इसको मैंने रोटेट कर दिया एंगल 180 से। तो 180 से रोटेशन के बाद ये आपको स्ट्रक्चर मिला, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड फर्दर ये मिल गया आपको CH3 और ये मिल गया आपको CH3। और यहाँ है हमारे पास क्लोरीन, सॉरी रोटेशन के बाद यहां आ गया हमारे पास सॉरी अब ये दिख रहा आपको क्लोरीन यहाँ पे और क्लोरीन यहाँ पे 180 के रोटेशन पे, फिर यहाँ पे CH3 और फिर यहाँ पे हमारे पास CH3। और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने ये मिरर ले लिया, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर ले लिया हमने। और ये मिरर इमेज आप देखोगे, ये मान लो कि आपके पास स्ट्रक्चर ये ए है और ये स्ट्रक्चर जो है बी है, और फिर अगर आप इसका मिरर इमेज लेते हैं इस स्ट्रक्चर बी का तो आपको फर्दर ये आपको यूं दिखेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड फर्दर ये आपको मिलेगा परपेंडिकुलर मिरर रखा है जी, ये फ्लिप होकर दिखेगा। तो ये आपको फर्दर मिलेगा क्या यहाँ पे कि आ जाएगा फर्दर यहाँ पे दिखेगा आपको ये Cl और फिर यहाँ पे आपको क्लोरीन और ये आपको दिखेगा यहाँ पे CH3 और ये CH3 हो गया। अब ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया कि ये स्ट्रक्चर मेरा C है। तो अब देखो A एंड C जो होंगे ये स्ट्रक्चर जो होंगे ये आइडेंटिकल होंगे। अब ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है तो आप बोलोगे कि बेसिकली ये जो कंपाउंड A है इसके अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये स्ट्रक्चर जो आपके पास A स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हम करते क्या है कि भाई किसी मॉलिक्यूल को किसी सर्टेन एंगल से रोटेट करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, उस नए स्ट्रक्चर का हम मिरर इमेज लेंगे और जो मिरर इमेज मिलेगा वो फर्स्ट स्ट्रक्चर का यदि आइडेंटिकल हो जाएगा तो आप बोलोगे कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और मिरर लेते समय आपको ध्यान रखना है, बेसिकली मिरर लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जो मिरर रखना है, ठीक ना, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर रखना है, ठीक ना। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। हमारा काम जो होगा दो ही चीज से हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से भी हम अपना काम चला लेंगे।
ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो n था, ये n जो है यहाँ पे बेसिकली ये 360 बाई थीटा हम लेंगे, 360 बाई थीटा हम यहाँ पे लेंगे। और ये थीटा जो है यहाँ पे ये है आपका एंगल ऑफ रोटेशन, ये थीटा जो है एंगल ऑफ रोटेशन है, ये थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और एओएस को, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ये एस एन से। और आपने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है 180 से। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आपको मिलेगा ये 360 बाई 180, ये आपको n का वैल्यू मिलेगा। और n जो होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगा यहाँ पे S2 रहेगा। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ तक डिस्कस कर दिया था ना लास्ट लेक्चर में। यस सर। यस ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं इसको रब करता हूं। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मेरे पास ये एक बेंजीन का डेरिवेटिव है। बस ये ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का लास्ट एग्जांपल होगा, ज्यादा इसमें लेने की जरूरत नहीं है। या ये मेरे पास साइक्लो कंपाउंड है और यहां वेज पे रख दिया मिथाइल, और यहां भी वेज पे रख दिया मिथाइल, यहां भी वेज पे ले लिया मिथाइल, फिर यहां डैश पे ले लिया ये मिथाइल, फर्दर यहां डैश पे ले लिया मिथाइल। ठीक है, अब इसको मैंने रोटेट कर दिया ये एंगल 60 से, एंगल 60 से मैंने रोटेट कर दिया इसको। ठीक है, तो मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिला, ये स्ट्रक्चर ए हो गया और ये स्ट्रक्चर हमारा बी हो गया। बताओ अब यहां क्या दिखेगा? डैश। ये 60 से रोटेट किया, यहां आ जाएगा डैश और यहां आ जाएगा वेज। यहां आ जाएगा फिर वेज और यहां भी आ जाएगा फिर वेज और ये आ गया डैश। ठीक है, अब आपने फिर इसका मिरर इमेज लिया, तो मिरर इमेज लिया तो ये सिचुएशन बना, ये मिरर इमेज है। जब मिरर इमेज लोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये फर्दर। बताओ, या इसको 120 पे रोटेट कर दो, ये 120 पे रोटेट कर दो, तो 120 पे रोटेट कर दोगे तो क्या मिलेगा? वही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। बताओ क्या है इसके अंदर, कौन सा ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? S3 S6 होगा ना? हाँ 60 वाला में सर। ना, ये क्या हुआ बताओ?
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री किस पे आ रहा बताओ? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या लोगे बोलो? 360 बाई 120, यस ये C3 आ गया। अब 60 पे रोटेट करके इमेज लिया, ये इमेज मिला। ये स्ट्रक्चर ए हो गया, ये स्ट्रक्चर बी हो गया, ये स्ट्रक्चर सी हो गया। ठीक है, तो 360 बाई 60 ये हो गया तुम्हारा ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या करते हैं बताओ? सर वहाँ पे AOS ना हो। सेंटर से Axis of एक्सिस symmetry। पास करके, सेंटर से एक्सिस पास करके मॉलिक्यूल को हम किसी सर्टेन एंगल से रोटेट करते हैं। सर्टेन एंगल का मतलब 360 बाई n से, और 360 बाई n से रोटेट किया जाए और स्ट्रक्चर मोर देन 1 टाइम रिपीट करे तो बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर को किसी सर्टेन एंगल से रोटेट करने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनाओगे, और नया स्ट्रक्चर जो बनेगा उस नए स्ट्रक्चर का हम इमेज लेंगे। वो इमेज फर्स्ट स्ट्रक्चर से क्या कर जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है S6 है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो C3 है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना सर? हाँ, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो C3 है, और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है S6 है। सॉरी, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं बताओ? कि मॉलिक्यूल को 360 बाई n एंगल से रोटेट करो और स्ट्रक्चर मोर देन 1 टाइम रिपीट करे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है? C2 है, C3 है, C4 है। उसके लिए हम उस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हमने यहाँ पे लिया कि, सॉरी, नोट कर लिया था ना? यस सर। जैसे कि हमने इस मॉलिक्यूल में लिया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नहीं हुआ सर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो ऑल्टरनेट, सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या मिलेगा? 360 बाई 120, ये 3 आ जाएगा, तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमने क्या लिया बताओ? कि 360 बाई 60, तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगा ये आपको S6 मिलेगा। 60 से रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इमेज लिया, इमेज जो है बेसिकली मिरर इमेज लिया, और मिरर इमेज जो है बेसिकली वो फर्स्ट स्ट्रक्चर का आइडेंटिकल हो गया था। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो S6 है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो C3 है। ठीक ना? तो ज्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। हमें मेनली जो उपयोग करना है, जो यूज करना है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज करना है और सेंटर ऑफ सिमेट्री यूज करना है। ठीक है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सारा सिमेट्री डिस्कस कर चुका हूं। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे। आपको जो मेन फोकस करना है वो फोकस करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री पे और प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। जब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब एब्सेंट हो जाते हैं, तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये दोनों भी, ठीक ना, यूजुअली एब्सेंट रहते हैं 99.9%, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, एक आध एग्जांपल को छोड़कर। तो आपका 2 ही सिमेट्री से काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे रब करता हूं। अब इसमें आगे हेडिंग ले लो आप, नेक्स्ट हेडिंग ले लो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग ले लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
अब एक एक पॉइंट ध्यान से नोट करो यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये हमें चेक करना है। अब देखो, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, इसके लिए हम करते क्या हैं कि उस कंपाउंड के थ्रू प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं। और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करने पे अगर वह कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर दे, तो हम बोलते हैं कि वह कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक ना। जब हम किसी कंपाउंड के थ्रू, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग पोलरीमेट्री ट्यूब में लेके पीपीएल को पास करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, और वो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर देता है, तो हम बोलते हैं कि वह कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड कब रोटेट करेगा? जब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारी सिमेट्री जो है एब्सेंट रहेगा, तभी वो पीपीएल को रोटेट करेगा और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ठीक ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस तरह के सिमेट्री हैं, तो उस कंपाउंड के थ्रू यदि हम पीपीएल पास करेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, तो कंपाउंड जो होगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। और वैसे कंपाउंड जो होंगे बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो जरा यहाँ देखेंगे आप कि जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि मेरे पास है, ठीक है, सपोज कर लो कि मेरे पास ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, और ऑर्डिनरी लाइट का ऑसिलेशन ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में होता है। फिजिक्स में लाइट पढ़ लिए हो? नो लाइट पढ़ाया गया है फिजिक्स में अभी? यस सर। क्या री ऑप्टिक्स हो गया है सर। बस और नो बोलो, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? यस सर। पढ़ लियो तो बताओ लाइट का डेफिनेशन। क्लास में तुम लोग होते तो मार के तुम लोग को उड़ा दिया होता। रिवीजन करते हो कि नहीं घर में बैठ के? हाँ, अब किसी को कोई डाउट वाउट पूछना हो तो आ सकते हो। अगर कोई पटना में है तो कोचिंग में हम लोग अवेलेबल रहेंगे, 21 के बाद आ सकते हो। क्लास तो नहीं चलेगा बट डाउट के लिए आ सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली देखो 21 के बाद जो नोटिस आएगा उसमें खुल जाना चाहिए। बताओ लाइट में क्या होता है, बताओ। लाइट के अंदर देखो क्या होता है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, देखो आप तुम लोग, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं,
और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन वन प्लेन। और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बताओ? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखो, ये ऑर्डिनरी लाइट की बात कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऑर्डिनरी लाइट और पीपीएल में क्या अंतर है। तो ऑर्डिनरी लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये ले लो मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑसिलेशन जो होता है इनका इनफाइनाइट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और लाइट जो होता है एक एनर्जी का सोर्स होता है। अब क्या करते हैं देखो, इस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। इस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म, ये ले लिया, ये निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म जो है वो स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मेनली पीओएस सीओएस आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना, वहां बहुत कम यूज है। अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर पढ़ाऊंगा तो आपको आसान लगेगा पीओएस सीओएस चेक करना, ठीक ना। और ये निकोल प्रिज्म जो है एक तरह का पोलराइजर है। ये एक तरह का पोलराइजर है। इस पोलराइजर के थ्रू ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट को पास किया इस पोलराइजर के थ्रू, निकोल प्रिज्म के थ्रू। तो बेसिकली क्या है कि लाइट का ओसिलेशन जो है ये एक डायरेक्शन में आ गया, ये एक डायरेक्शन में आ गया, लाइट का ओसिलेशन एक डायरेक्शन में आ गया। और फिर क्या है, बेसिकली एक डायरेक्शन में आ गया, और इसी लाइट को हम लोग पीपीएल बोलते हैं। और पीपीएल का मतलब है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मतलब लाइट को पोलराइज कर दिया। लाइट का जो ओसिलेशन इनफाइनाइट डायरेक्शन में था, सारे डायरेक्शन में था बेसिकली, तो हमने क्या किया कि उस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करके लाइट का ओसिलेशन एक डायरेक्शन में कर दिया, ठीक ना, पोलराइज कर दिया लाइट को, और लाइट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में कर दिया। तो ऐसे लाइट जो होते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइट जो होते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो यहां पे लिख लो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट किसको बोलोगे? पीपीएल। द लाइट in which electric field and magnetic field present in what? Present in one plane. इतना फटाफट पहले नोट करो, इतना फटाफट नोट करो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ना है। ऑर्डिनरी लाइट का ओसिलेशन जो होता है इनफाइनाइट डायरेक्शन में होता है, और लाइट जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो इसका ऑसिलेशन वन डायरेक्शन में हो जाता है। और जब ऑसिलेशन वन डायरेक्शन में हो जाएगा तो उस लाइट को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। एंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है द लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन वन प्लेन। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है ना? No, sir. क्या है?
अब देखो क्या है, अब देखो क्या है कि इसको फर्दर हम क्या करेंगे, जो ये लाइट है फर्दर इसको हम क्या करेंगे, जो पीपीएल है प्लेनर पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेनर पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे कंपाउंड के थ्रू। अब इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने क्या किया कि फर्दर यहां पे एक पोलरीमेट्री ट्यूब लिया, पोलरीमेट्री ट्यूब लिया ये पोलरीमेट्री ट्यूब लिया। अब इसके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस पोलरीमेट्री ट्यूब का लेंथ जो होता है ये डेसीमीटर में लेते हैं लेंथ, आगे न्यूमेरिकल वगैरह में जरूरत पड़ेगा। अब इस पीपीएल को पास कर रहा हूं इस पोलरीमेट्री ट्यूब से, इस पीपीएल को पास कर रहा हूं इस पीपीएल को पास कर रहा हूं पोलरीमेट्री ट्यूब से, ठीक है। अब पास करूंगा तो यहां देखो 3 सिचुएशन बनेंगे। ये 3 सिचुएशन बनेंगे। अब क्या सिचुएशन बनेगा, यहां देखो ये 3 अलग अलग सिचुएशन बनेंगे। अगर पीपीएल इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे पास किया वैसे ही बाहर निकल गया, ये कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। और प्लेनर पोलराइज्ड लाइट को पास किया इस पोलरीमेट्री ट्यूब से, इसका लेंथ डेसीमीटर में लेते हैं, और इसके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है, ठीक ना। पास किया तो हमने क्या पाया कि प्लेनर पोलराइज्ड लाइट जो है ये अपने प्लेन से राइट साइड रोटेट कर गया, ठीक है, ये अपने प्लेन से राइट साइड रोटेट कर दिया। तो राइट साइड रोटेट हो गया तो इसको प्लस फॉर्म बोलोगे और इसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, डी फॉर्म बोलते हैं। और लेफ्ट साइड रोटेट कर जाएगा, लेफ्ट साइड रोटेट कर गया, अगर ये लेफ्ट साइड रोटेट कर गया तो बेसिकली हम इसको माइनस फॉर्म बोलते हैं और एल फॉर्म बोलते हैं। अब इन दोनों ही सिचुएशन में कंपाउंड जो होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अगर राइट साइड रोटेट कर जाए या लेफ्ट साइड रोटेट कर जाए तो इन दोनों ही सिचुएशन में कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। ये मैंने लिया कि लेफ्ट साइड रोटेट कर गया और ये मैंने लिया कि राइट साइड रोटेट कर गया। इन दोनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे कि कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो लेफ्ट साइड रोटेट कर गया तो लीवो रोटेटिव बोलते हैं, राइट साइड रोटेट किया तो हम बोलते हैं क्या, डेक्सो रोटेटिव बोलते हैं। और जिस एंगल से रोटेशन हो रहा, जिस एंगल से रोटेशन हो रहा ना, उसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे। ये इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। तो यहां लिख लो यहाँ पे कि क्या है सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि ये माइनस जो है एल जो है इसको लीवो रोटेटिव बोलेंगे और ये डी जो है इसको डेक्सो रोटेटिव बोलेंगे। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब प्लेनर पोलराइज्ड लाइट पास किया जाए उस कंपाउंड के थ्रू और प्लेनर पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर दे। तो एल जो है यहाँ पे, डी जो है यहाँ पे ये प्लस फॉर्म, या इसको आप ये डी जो बोलते हो ये है डेक्सो रोटेटिव।
डेक्सो रोटेटरी, और ये माइनस और एल ये जो है लीवो रोटेटरी। इसको नोट करो फटाफट। ये कौन सा डायरेक्शन में मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज, और ये है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट हो तो डेक्सो रोटेटरी, और एंटी क्लॉक रोटेट हो तो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। नोट कर लिया? ये मिटा दो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे समराइज कर लो कि किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलोगे, इनएक्टिव कब बोलोगे। ठीक है, प्लेनर पोलराइड लाइट को पास किया जाए और ज्यों का त्यों तब पास हो जाएगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एब्सेंट हो। ठीक ना? तो यहां देखो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा कंपाउंड। कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा जब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो, या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हो, तब वो कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। Axis of symmetry, sir. एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एक साथ ही नहीं होना चाहिए ना? कोई नहीं हो, एक कोई भी, समझ लो ना। ऑप्टिकली यस सर। लिए क्या होना चाहिए? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई एक सिमेट्री अगर दिख गया तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि बोला ना जाए। अगर आपको सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना है तो अब देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात कर रहा हूं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। यहां नीचे लिख लो, AOS is not related to optical activity. AOS is not related to optical activity. AOS is not related to optical activity. इसको नोट कर लो, फिर दूसरा मीटिंग शेयर कर रहा हूं।
लीव करूं इस मीटिंग को? हाँ, नोट कर लिया ना सबने जी? अब लीव कर, यस सर। इस मीटिंग को लीव कर रहा हूँ, सेकेंड मीटिंग में शेयर कर रहा हूँ।